क्या कभी किसी महिला ने 45 मीटर तक की डाइविंग नहीं की थी, जो कि आपने किया है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? ओके, सो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से डाइविंग की भी नहीं थी। मुझे ये था कि मेरे नाम के आगे इंडिया लग जाए। पर बाद में हमने जब रिकॉर्ड बनाया तो मुझे पता चला कि मैंने माउंट एवरेस्ट के साथ 4 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन्स भी क्लाइंब कर रखे हैं, जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया का कोजेस्का और दुनिया का सबसे ऊंचा एशिया का माउंट एवरेस्ट। और इसके बाद फिर मैंने 47 मीटर मतलब 47 फीट 45 मीटर जब मैंने डाइविंग की 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद, तो अपने आप रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले जो रिकॉर्ड थे वो 2 रिकॉर्ड थे वर्ल्ड पे। पहला जो अमेरिका से जो हमारी एक और साथी हैं जिन्होंने डाइविंग की, उन्होंने माउंट एवरेस्ट भी सबमिट किया है, पर वो पनडुब्बी में बैठ के 100 मीटर से भी ज्यादा डीप गई हैं। दूसरी जो एक और हमारी साथी है, उन्होंने भी माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है, पर वो फ्री डाइविंग करके गई है। और इंडिया में जो मेरी और दोस्त हैं जो कि महिला हैं और जो डाइविंग करती हैं, वो 50 मीटर तक भी गई हैं, मतलब 40 से भी ज्यादा गई है, 45 से भी ज्यादा गई हैं, पर उन्होंने माउंट एवरेस्ट सबमिट नहीं किया। सो दोनों का यदि हम दोनों को जोड़ते हैं कि चारों महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन और माउंट एवरेस्ट, और फिर 45 मीटर जाने पर मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। मतलब 4 महाद्वीप के हाईएस्ट पॉइंट पे चढ़ने वाली और उसके साथ 45 मिनट तक की स्कूबा डाइविंग करने वाली आप पहली महिला है वर्ल्ड की। टेक्निकल स्कूबा डाइविंग। ये स्कूबा डाइविंग टेक्निकल स्कूबा डाइविंग में क्या फर्क? ओके, सो जैसे बहुत ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग में कितना अंतर आ जाता है। ट्रैकिंग तो कोई भी कर सकता है, क्लाइंबिंग के लिए यदि आपको माउंट एवरेस्ट जाना है तो आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, काफी स्पॉन्सरशिप लगेगी। वैसे ही यहाँ आ जाता है। जब आप 30 मीटर डीप डाइव के बाद जाते हैं, नॉर्मल व्यक्ति जो जो डिस्कवर स्कूबा डाइविंग होता है, वो सिर्फ 12 मीटर तक जाता है, जिसे कोई पीछे से लेकर जाता है और उसे डाइविंग कराता है। बाद में कोर्सेज होते हैं, ओपन वाटर कोर्स, एडवांस ओपन वाटर कोर्स, डीप डाइव कोर्स, जिसमें आप 30 मीटर तक जा सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्निकल डाइविंग। यदि हम 30 मीटर के बाद जाते हैं तो जैसे नार्कोटिक हो जाती है। हमें ऐसा फील होता है जैसे हम शराबी को कैसा फील होता है, आपका दिमाग घूमने लग जाता है सब कुछ। जैसे मैं जब 45 मीटर नीचे गई थी तो मुझे और मेरे टीचर को हमें फ्लाइट का कलर समझ नहीं आ रहा था, कौन सा ऑरेंज है कौन सा ग्रीन है। हमारी आंखें एकदम ऐसे हो जाती है, हमें शिवरिंग शुरू हो जाता है। तो हमने दोनों तरफ पिक्चर क्लिक करा लिया था, कोई सा तो सीधा होगा। सो जब आप डाइविंग टेक्निकल स्कूबा डाइविंग करते हैं तो पहली चीज तो लाइफ रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। अब जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतना टेक्निकली हजार ज्यादा आने लग जाएंगे। जैसे मैंने एक आपको नार्कोटिक बताया, नीचे जाते तो आपको गैसें भी ज्यादा लगेंगी। तो गैसें ज्यादा लगेंगी तो आप नॉर्मल एयर पे तो जा नहीं सकते, तो हम गैसों का मिक्सचर यूज करते हैं। उसे समझने के लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है कि मैं यूपीएससी के एग्जाम निकाल देती पिछले 1.5 साल से पढ़ पढ़ के। आपने अर्जेंटीना की कोच को ही क्यों बुलाया था? इसकी क्या वजह है? क्या भारत में हमारे देश में क्या अच्छे ट्रेनर्स की कमी है स्कूबा डाइविंग के? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ ट्रेनर्स तो हैं, पर सर्टिफिकेट देना भी जरूरी होता है ना। तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसे टीचर नहीं है जो आपको सर्टिफिकेट दे सके। और या जो मैंने सीखा था, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं पिछले 1.5 साल से ट्रेनिंग ले रही थी, जिन टीचर्स के अंडर में ट्रेनिंग ले रही थी। जैसे मेरे अर्जेंटीना के टीचर आए, पहले उन्होंने सारे इक्विपमेंट मेरे चेंज कर दिए, किसकी सेटिंग गलत है। जो मैंने सीखा था उन्होंने सबसे पहले ये कहा, तुम सब भूल जाओ जो तुमने सीखा था। मेरी ट्रेनिंग फिर से 0 to हीरो शुरू हुई। फिर मेरी पढ़ाई फिर से अलग तरह से शुरू हुई और उनके पढ़ाने का तरीका अलग था। नीचे जाने के बाद 2 लोगों की लाइफ रिस्क रहती है, उनकी जान मेरे ऊपर डिपेंड करती है, मेरे ऊपर उनकी जान डिपेंड करती है, क्योंकि हम दोनों बडी होते हैं नीचे जाने के बाद। तो यहाँ इतनी रिस्क लेने के लिए भी कोई नहीं है, और इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसे टीचर नहीं है जो टेक्निकल डाइवर यदि कोई बच्चा करता है तो उसे सर्टिफिकेट दे सके। इसलिए बाहर से इंस्ट्रक्टर बुलाए जाते हैं, वो भी इमरजेंसी केसेस में, या कोई किसी बच्चे को सीखना है या मैं पे कर सकता हूँ। मेघा जी, अब हमारे दर्शकों को स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग के बारे में बताइए। मतलब कि आपको ट्रेनिंग किस तरह से आपके ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप चीजें शुरू हुई और आपको परफेक्ट होने में कितना वक्त लगा? ओके, सो मैं जब ट्रेनिंग के लिए गई थी, मुझे तो ये नहीं पता था कि इसके लिए स्कूबा डाइविंग होती है या क्या होता है। मुझे बस नीचे जाना था, समंदर के अंदर नीचे, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद। तो फिर मुझे जब जाने के बाद पता चला तो आपको स्विमिंग आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओशन में कई बार बहुत रफ करंट रहते हैं ऊपर, तो आपको कई बार हैंडल करना पड़ता है। तो स्विमिंग सबसे ज्यादा जरूरी। फिर ओपन वाटर कोर्स होता है, फिर एडवांस ओपन वाटर कोर्स होता है, फिर डीप डाइव कोर्स होता है। फिर हम लोग हमारे गैसों का मिक्सचर हम लोग सीखते हैं किस तरह से किया जाता है।
तो हम एनरिच एयर कोर्स करते हैं, नाइट्रोक्स कोर्स करते हैं, फिर डीप डाइव कोर्स करते हैं। ऐसे कुल मिला के यदि इमरजेंसी कंडीशन में किसी को सीपीआर देने की जरूरत लगे तो हम ईएफआरआई इंस्ट्रक्टर कोर्स करते हैं। ये सभी कोर्सेज जो नॉर्मल कोर्सेज है वो भारत में लक्षद्वीप में हो सकते हैं, गोवा में हो सकते हैं, अंडमान में हो सकते हैं, पौंडीचेरी में हो सकते हैं, और मेघालय जो हमारा भारत का एक इंस्टीट्यूट है वहां पे हो सकते हैं। पर आपको यदि टेक्निकल डाइविंग के कोर्सेज करने होंगे तो इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको या तो इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा। जितना डेप्थ पे आप जाते हैं, अब मैं आपको समझाती हूँ कि फिजिक्स का कितना रोल रहता है, क्यों आपको ये कोर्स करने पड़ते हैं। मेरी पूरी कोर्स की फीस 9 लाख रुपए की आई थी, वो काफी कॉस्टली होते, तो मेरे को काफी स्पॉन्सर ने भी सपोर्ट किया। फिर जो आते हैं इक्विपमेंट होते हैं वो भी बड़े कॉस्टली आते हैं। डाइव कंप्यूटर जो हमारे हाथ में होता है वो अकेला 40,000 का होता है, कि आप जब डेप्थ पे जाते हो तो वो आपको बताता है कि कब गैस स्विच करना है, कितनी डेप्थ पे आप पहुंच चुके हो, आपको कितनी देर का डिकम्प्रेशन स्टॉप लेना है। अब बारी आती है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो कोका कोला की बोतल के उदाहरण से आप समझ सकते हो, जैसे कोका कोला की बोतल में बबल्स बनते हैं वैसे ही हमारे शरीर में बबल्स बन जाते हैं। हम एयर तो ब्रीथ कर लेते हैं, नाइट्रोजन के बबल कहाँ जाएंगे, वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। उन बबल्स को यदि हम निकालेंगे नहीं तो हमें पैरालाइज हो सकता है, उसे डीसीएस कहते हैं। जो गैसें यहाँ पे हमें ऑक्सीजन जीवन दायिनी होती है, नीचे जाने पे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो सकता है। यदि 6 मीटर जो हम नोटॉक्स स्विच करते हैं, सही मतलब जितने भी हमारे बॉडी में बबल्स हैं उन्हें निकालना बहुत जरूरी है नाइट्रोजन के। तो 6 मीटर पे हम सेफ्टी स्टॉप लेते हैं जब हम टेक्निकल डाइविंग करते हैं। टेक्निकल डाइविंग में हमारे 3 से ज्यादा स्टॉप हो सकते हैं, 12 मीटर पे, 9 मीटर पे, 3 मीटर पे, फिर इस तरह से। तो वहां हम 6 मीटर पे ऑक्सीजन को, प्योर ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं 45 मीटर की जब हम डाइव करते हैं, ताकि हमारे पूरे बबल्स निकल जाए। मैं उन बबल्स के साथ नहीं आऊं वरना मुझे डीसीएस हो जाएगा। सो वो स्विच करते समय बॉयंसी आपकी बहुत जरूरी होती है। आपको 3 मिनट में सांस लेना है, 6 मिनट में छोड़ना है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना है, वरना आप गलत टाइम पे गलत डेप्थ पे गैस स्विच कर लोगी तो वही ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकता है आपको, आप मर सकते हो, तुरंत मर सकते हो। फिर उसका कोई कुछ भी वो नहीं है कि आपको बचाया कैसे जा सके। यदि आप ब्रीथ करके सांस ऊपर आ जाओगे तो आपके लंग्स और एक्सपेंडेशन की वजह से फट सकते हैं। सो वहां पे बहुत बड़ा रोल होता है आपके ट्रेनर का और आपकी ट्रेनिंग का, कैसे होल्ड करना है, कैसे अपनी बॉयंसी को कंट्रोल करना है। जैसे स्पेस में लोग अपनी बॉयंसी को कंट्रोल करते हैं, स्पेस पे जाने से पहले वो डाइविंग करते हैं ताकि वो उस जगह को फील करे, और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करोगे। फिर अब मैंने आपको बताया नार्कोटिक नार्कोटिक जब गैसें होती हैं तब हमें मसल मेमोरी बिल्डअप करवाते हैं ट्रेनिंग में। वहां जाने के बाद तो कुछ समझ नहीं आता, जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ती जाती है तो हमें एक ही चीज को 100 बार उठवाते हैं हमारे टीचर, जैसे मसल मेमोरी बिल्डअप हो जाती है। अब जब नीचे जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली करेक्ट चीज करते हैं, चाहे आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर पाता है पर हम ऑटोमेटिकली सही काम करते हैं। यदि इसके बाद फिर टेक 45 के बाद टेक 50 होता है, फिर हम हीलियम का मिक्सचर यूज करते हैं कि हम ज्यादा देर डेप्थ पे रुक सके और ज्यादा जा सके। तुरंत जा तो आप तुरंत चले जाओगे 2 मिनट में, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऊपर सुरक्षित आना, जो मैंने आपने आपको टेक्निकल टर्म बताया। इसलिए बहुत कम लोग टेक्निकल डाइविंग में जाते हैं, क्योंकि छोटी सी गलती से आप मर सकते हो। अब आता है समंदर, समंदर एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी इतना स्ट्रॉन्ग करंट रहता है कि आप अपने बॉडी से अलग भी हो सकते हो। ऐसे टाइम में आप इंडिविजुअल अपने आप में सफिशिएंट हो कि आप पूरा नोटॉक्स जो हमारे गैस स्विच करना हुआ, अपनी बॉयंसी मेंटेन करनी हो, डाइव कंप्यूटर को फॉलो करना हुआ, आपके पास कितनी एयर बची हो, ये सब आपको फॉलो करना होता है। उसके बाद आप ऊपर आते हो, और ऊपर आने के बाद जैसे मेरा अभी वजन बढ़ गया, 13 किलो मेरा वजन बढ़ा है। ऊपर आने के बाद भी आपकी बॉडी में साइलेंट फॉर्म में बबल्स रहते हैं, जैसे कोको कोला की बोतल को आपने ग्लास में डाल दिया फिर भी छोटे छोटे बबल्स रह जाते हैं, जस्ट लाइक सेम। सो वैसे ही आपकी बॉडी में बबल रहते हैं, तो आपको तेज दौड़ना, हैवी कुछ भी चीज करने से मना होता है, वरना ब्लड वो बबल हार्ट तक पहुंचा देगा, आप कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर सकते हो। कभी कोई ऐसा टाइम आया ट्रेनिंग के दौरान या डाइविंग के दौरान कि तो जब पहला बिल्कुल तो आपको लगा जान का खतरा हो गया या बहुत जोखिम सा हो गया, ऐसा कुछ? जब मेरे को नार्कोटिक फील हुआ था ना पहली बार, जब मैं 45 मीटर गई थी तो मेरे को शिवरिंग शुरू हो गई थी, मतलब अजीब सा, समझ नहीं आता दिमाग क्या काम कर रहा है। उस समय मेरे को डर लगा था थोड़ा सा, बॉडी बिल्कुल डिफरेंट रिएक्ट करती है, एकदम कप कप आते हो आप पूरे के पूरे, और कुछ समझ नहीं आता तुरंत, मतलब 1-2 मीटर हम कहते 45 पहुंचे उसी समय क्लिक एकदम ऐसा हुआ कि कुछ तो अजीब हुआ। तब लगा था डर। 2 बार सिलेंडर, बड़े बड़े 11-11 किलो के सिलेंडर पैर पे गिरे थे, अंगूठे पे, मतलब वो सूज गया था एकदम, तब थोड़ा लगा था। और यहाँ से मम्मी पापा की गालियां भी सुननी पड़ रही थी, थारे छोरी थारी जान की जख्मी है, कहना कई की करेगी तू, अच्छी बढ़िया जे जिंदगी छोरी हम कितनी अच्छी से रे। तो तब लगता था। दूसरा फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आती,
9 लाख रुपए स्पॉन्सर तो दे रहे, पर स्पॉन्सर का 1 रुपया भी मैं अपने निजी जीवन पे खर्च नहीं कर सकती हूँ। तो हर दिन 30 रुपए का डोसा खाती थी और पिछले 1 साल से एक ही शर्ट 3 साल से एक ही शर्ट पहन रही हूँ हर प्रोग्राम में। तो ये चीज़ें जब करते हैं, जब आप अचीवमेंट कर रहे होते हो, अपने आप को लगे हुए होते हो, कहीं न कहीं एक बार आपका माइंड ज़रूर बोलता है छोड़-छाड़ दो यार, सिंपल ज़िंदगी जीते हैं। पर दूसरा माइंड भी बोलता है कि नहीं, करना तो है। करना है। तब ऐसा लगा था और जब मेरे को जेलीफिश ने स्ट्रिंग मारे थे तब ऐसा लगा था। जब आपको कुछ जेलीफिश नॉर्मल स्ट्रिंग होते हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जब जेलीफिश के स्ट्रिंग ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपका टॉयलेट पे भी कंट्रोल नहीं होता है, इतना तेज़ दर्द होता है। तो वो सबसे टफ टाइम रहा था और नीचे जाते तो केवल यही नहीं होता है, हमें मरीन लाइफ़ के बारे में भी पढ़ाते हैं। नीचे जाने के बाद स्कॉर्पियन जिस साइड पे मैं जाती हूँ, वो स्कॉर्पियन फिश होती है जो बिल्कुल रेत के नुमा दिखती है। स्कॉर्पियन फिश के ऊपर यदि आप हाथ रख दोगे, गलती से भी टच हो गया, तो आपको उसके ज़हर से आप नहीं मरोगे, पर उसका दर्द ऐसा लगता है जैसे 100 हथौड़े कोई आपके हाथ में मार रहा है। तो लोगों को उसके दर्द की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये बहुत चीज़ें हमें सिखाई जाती है ट्रेनिंग के दरमियान। आखिरी सवाल मेरा है कि आपकी हर जगह बहुत तारीफ हो रही है, तो ऐसे में आप लड़कियों को क्या टिप्स देना चाहेंगी कि जिससे वो भी इस तरह के एडवेंचर वाले स्पोर्ट्स या इस तरह के जोखिम वाले काम करने के लिए मोटिवेट हो सके? तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में मैंने जो सीखा है कि इतना दर्द सहने के बाद मेरे को ये नॉर्मल लाइफ के जो दर्द होते हैं ना कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, मैं इतनी तनाव में हूँ, ये सब तो छोटे लगते हैं यार, वो झेल के आ गए। तो जो लोग सुसाइड करते हैं, अपनी ज़िंदगी छोटी-छोटी बातों पे खत्म करना सोचते हैं, तो मैं उन सबसे कहूँगी इतना शौक है तो पहले एक बार एडवेंचर ट्राई करो। उस समय आपको जीने की जिज्ञासा जागती है, कैसे सर्वाइव करूँ मैं? कैसे इग्लू में रहूँ या कैसे ओशन में आऊँ? तो वहाँ ये छोटी-छोटी बातों पे ज़िंदगी खत्म करना आप भूल जाओगे। एडवेंचर आपको सिखाता है कि कैसे सर्वाइव करना है, कैसे रहना है और ये तो छोटी-छोटी कठिनाइयाँ हैं, बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ आप झेल के आ गए तो। बच्चियों को मैं सिखाऊँगी जो मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कि बेटा जो भी कर जे बस या सोच के कर जे अच्छो करेगी तो भी थारो म्हारो नाम होएगो, बुरो करेगी तो भी म्हारो नाम होएगो। उस चीज़ को बाद में मुझे समझ में आया था कि हम अकेले नहीं होते। उससे हमारे पेरेंट्स, हमारा परिवार, समाज, देश सबका नाम जुड़ा होता है एक इंडिविजुअल व्यक्ति से। अच्छा करता है तो भी, बुरा करता है तो भी। तो यदि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ी या मैं डाइविंग करती हूँ, तो जिन बच्चियों के पापा को मेरे को फ़ोन आते हैं ना और बच्चियों का कि पहले तो हम 12वीं कराता था कि वो सर्टिफ़िकेट ब्याह में काम आ जाएगा, सम्मेलन में। अब उनकी बच्चियों को वो बीए, बीकॉम की जगह उनके पसंदीदा सब्जेक्ट दिलाते हैं, पसंद की चीज़ें करने देते हैं। वो मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरी लाइफ़ पे पड़ा और जो मुझे पुश करता है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं बच्चियों को कहूँगी कि मेरी वज़ह से थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है, आपकी वज़ह से दुनिया बदल सकती है।